नमस्ते दोस्तों, आपका भारत स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक युद्धों के बारे में, जो इतिहास का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जीत पाई और उसके बाद ब्रिटिश राज बन गई और हमारे देश पे राज करा। कर्नाटक युद्ध कुल 3 युद्ध हैं जो 18वीं शताब्दी में हुए थे। मुख्य रूप से ये हैदराबाद राज्य में हुए। युद्ध कोरोमंडल तट के रूप में जाने वाले क्षेत्र में हुए थे। 1744 और 1763 के बीच 3 युद्ध हुए। यूरोपीय लोगों ने कर्नाटक नाम दिया था कोरोमंडल तट को। ये कर्नाटक राज्य जो आज है वो नहीं है। कई स्वतंत्र शासकों और उनके जागीरदारों ने युद्ध में भाग लिया। क्षेत्र और उत्तराधिकार के लिए ये लड़ाइयाँ हुई क्योंकि मुगल राज्य गिर चुका था और बहुत से लोग अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच राजनयिक और सैन्य संघर्ष भी शामिल था। यह युद्ध मुख्य रूप से मुगल भारत की सीमाओं के भीतर लड़ा गया था। मुख्य लड़ाई फ्रांस के राज्य के तहत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट ब्रिटेन के राज्य के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच थी। मुगल साम्राज्य के भीतर हैदराबाद के निजाम और कर्नाटका के नवाब और मुगल शासन के तहत अन्य राज्यों के राजाओं ने या तो ब्रिटिश का समर्थन करा या फ्रेंच का। कर्नाटक युद्धों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के भीतर सबसे मजबूत और सबसे बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी बन गई। समय के साथ ब्रिटिश सेनाई जीत के कारण वे बंगाल पर शासन करने में सक्षम हुए। फ्रांसीसी कंपनी फंस गई और उसे पौंडीचेरी में दाखिल दिया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उसके बाद बहादुर शाह थे। अपने भाइयों को हराने के बाद वह 1707 में मुगल सम्राट बने और 1712 में 68 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शासन किया। जहांगीर शाह और बाद के सम्राटों ने सत्ता संभाली, लेकिन साम्राज्य धीरे धीरे सत्ता खोने लगा और बाद में कई क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया। कई नई राज्य सामने आ गए। हैदराबाद को निजाम उल मुल्क द्वारा एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। हैदराबाद के पहले निजाम ने 1724 में शहर पर विजय प्राप्त की। उनके निधन के बाद उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच एक शक्ति संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें जल्दी बाहरी ताकतें शामिल हो गई जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। ब्रिटेन ने नासिर जंग का समर्थन किया, जबकि फ्रांस ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। उत्तराधिकार की समस्या मुगल साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी हो रही थी। कर्नाटक सहित कई पूर्व मुगल प्रांत जो हैदराबाद के निजाम के कानूनी नियंत्रण के तहत नवाब द्वारा शासित थे, उनकी अपनी स्वतंत्र सरकारें थी। दोस्त अली खान 1732 से 1740 तक नवाब थे। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का समर्थन जल्दी ही नवाब के मामलों में उलझ गया। अपने पिता दोस्त अली खान की मृत्यु के बाद सफदर अली खान 2 साल के लिए नवाब बने। उन्होंने अपने परिवार के कुछ लोगों को अंग्रेजों के संरक्षण में सुरक्षा के लिए मद्रास भेजा। हालांकि 1742 में उनके जीजा मुर्तजा अली खान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। मुर्तजा अली खान ने खुद को नवाब होने का दावा किया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लेकिन मोहम्मद सैयद सफदर अली खान के बेटे को हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों का समर्थन मिला और उसने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। चूंकि वो नाबालिग था, इसलिए उसने अनवरुद्दीन खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, एक व्यक्ति जिसे ब्रिटिश और निजाम दोनों ने मंजूरी दी थी। दुर्भाग्य से वह अपने पिता की तरह ही बदकिस्मत था और 2 साल बाद 1744 में उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही कर्नाटका के नवाबों का पहला राजवंश का अंत हो गया। निजाम ने अनवरुद्दीन खान को नया नवाब बना दिया।
फ्रांसी और ब्रिटिश दोनों से समर्थन मिला, लेकिन अनवरुद्दीन खान ने सिर्फ अंग्रेजों का समर्थन किया। अनवरुद्दीन खान की मृत्यु 77 वर्ष की आयु में 1749 में अंबर की लड़ाई में फ्रांसी सेना के साथ लड़ाई के दौरान हुई थी। अंबर वर्तमान में तमिलनाडु में है। दोस्त अली खान के दामाद चंदा साहेब फ्रांसी द्वारा समर्थित और मोहम्मद अली अंग्रेजों द्वारा समर्थित के बीच सत्ता संघर्ष अनवरुद्दीन के गुजरने से छिड़ गया था। फ्रेंचमैन जोसेफ फ्रांसोis डुप्ली जो 1700 भारत में पहुंचे थे, 1742 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बन गए। कर्नाटक युद्धों के एक महत्वपूर्ण योद्धा हैं ये। डुप्ली ने भारत में फ्रांसी प्रभाव का विस्तार करने की मांग की, जो कुछ व्यापारिक चौकियों तक ही सीमित था, जिनमें प्रमुख कोरोमंडल तट पर पौंडीचेरी था। भारत में आते ही उन्होंने पहली बार फ्रांसीसी अधिकारी के अधीन भारतीय अधिकारी को भी जोड़ लिया और वो फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ साजिशों में भी शामिल हो गए। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा उनका सामना किया गया था। ब्रिटिश सेना का एक मजबूत युवा अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव को कई लोगों ने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव रखने का श्रेय दिया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 तक हुआ था। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन यानी कि ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध 1740 में यूरोप में शुरू हुआ और इसमें कई यूरोपीय शक्तियां शामिल होने लगी। 1744 में ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस और उसके सहयोगियों के साथ संघर्ष में उलझ गया, जबकि उनके मूल देश यूरोपीय महाद्वीप पर भयंकर प्रतिद्वंदी थे। दोनों देशों की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखे। कुछ सूत्रों के अनुसार उस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अच्छे संबंध थे। पौंडीचेरी और मद्रास के बीच व्यापार होता था। उस समय पौंडीचेरी फ्रांसी नियंत्रण में था और मद्रास ब्रिटिश नियंत्रण में था। हालांकि सब कुछ बदलने वाला था। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को फ्रांसी कंपनी के अधिकारियों की तरह संघर्ष से बचने के निर्देश नहीं दिए गए थे और उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि रॉयल नेवी का एक जहाज अपने रास्ते पर है। अंग्रेजों द्वारा शुरू में कुछ फ्रांसी व्यापारी जहाजों पर कब्जा करने के बाद फ्रांसीसियों ने आइल दे फ्रांस से सहायता का अनुरोध किया, जिसने इस क्षेत्र में नौसैनिक बलों का विस्तार शुरू किया। आइल दे फ्रांस वह देश बन गया जिसे आज हम मॉरिशस कहते हैं। जुलाई 1744 में नेगापट्टनम से एक अनिर्णायक कार्रवाई में फ्रांसी कमांडर ला बोर्दोने से लड़ने के बाद ब्रिटिश नेवी बंगाल वापस चला गया। नेगापट्टनम तमिलनाडु का एक शहर है। 21 सितंबर 1744 को फ्रांसीसियों ने मद्रास में ब्रिटिश चौकी पर अधिकार कर लिया। कब्जा करने के बाद डुप्ली ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस देने के लिए ला बोर्दोने के अपने वादे से इनकार कर दिया और इसके बजाय इसे अनवरुद्दीन खान को सौंपना चाहता था। उसने मद्रास की घेराबंदी से पहले कर्नाटका के नवाब अनवरुद्दीन खान, जिसे आरकोट के नवाब के रूप में भी जाना जाता है, को शहर वापस करने का वादा किया था। हालांकि डुप्ली ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मद्रास रखने का फैसला किया। उसने नवाब से किए गए वादा भी तोड़ दिया। तब नवाब ने मद्रास को फ्रांसीसियों से वापस लेने के लिए 10,000 लोगों की सेना भेजी, लेकिन अदयार के लड़ाई में एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने नवाब को प्रयास को बुरी तरह से हरा दिया। कुडालोर में ब्रिटिश किले सेंट डेविड पर बार बार फ्रेंच द्वारा हमला किया गया था। हर बार वे समय पर ब्रिटिश सेना से हार गए। इसके कारण युद्ध की दिशा बदलने लगी और ब्रिटिश नौसेना इस क्षेत्र में और अधिक शक्तिशाली हो गई। कुडालोर भी तमिलनाडु का एक शहर है। अक्टूबर में मॉनसून की बारिश की वजह से ब्रिटिश एडमिरल एडवर्ड बॉस्कवेन को पौंडीचेरी पर घेराबंदी को समाप्त करना पड़ा, जो उन्होंने 1748 के बाद के महीनों में शुरू किया था। यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप भारत में भी इसी तरह के परिणाम सामने आए। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के अंत के साथ समाप्त हुआ।
एक्स ले शपेल की ट्रीटी 1748 के साथ युद्ध का अंत घोषित हुआ। फ्रांस ने मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया। ये उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग के फ्रांसीसी किले के बदले में था, जिसे अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण में ले लिया था। रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास में कैदी बना लिया गया था, लेकिन वो भागने में सफल रहा। क्लाइव ने कोडलोर की रक्षा और पौंडीचेरी की घेराबंदी में भाग लिया था। ये भारत में उनका पहला सैन्य अनुभव था। अगले वर्षों में जोसेफ डुप्ली ने अच्छी तरह से दक्षिण भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाया। डुप्ली के पास अच्छा अनुभव वाले फ्रांसीसी और भारतीय सैनिक थे। फ्रांसीसी हैदराबाद के निजामों के साझेदार के रूप में काम करते रहे। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ। भले ही यूरोप युद्ध की स्थिति में नहीं था, फिर भी भारत में संघर्ष जारी था। हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब दोनों के दावेदारों द्वारा संघर्ष दिख रहे थे। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब के लिए चंदा साहेब और हैदराबाद के निजाम के लिए मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब के लिए मोहम्मद अली का समर्थन किया। नासिर जंग के निधन के परिणाम स्वरूप मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नियंत्रण जब्त करने में सक्षम था। फ्रांसीसी चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग के बीच गठबंधन ने कर्नाटक सल्तनत की राजधानी आरकोट पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। मुजफ्फर का शासन संक्षिप्त था, क्योंकि जल्दी ही उसकी हत्या कर दी गई और सलाबत जंग ने निजाम के रूप में कर्नाटक संभाला। हालांकि सलाबत फ्रांसीसियों के प्रति वफादार रहे और उनके साथ अधिक गठजोड़ बनाई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 में पौंडीचेरी की संधि पर हस्तकार के साथ समाप्त हुआ। फ्रांसीसी भारत के पुडुचेरी में इस पर बातचीत और हस्तकार किए गए थे। इस संधि पर हस्तकार करके दोनों पक्षों में रियासतों के आंतरिक मामलों में दाखिल देना मना हो गया और संघर्ष के दौरान ली गए एक दूसरे के क्षेत्र को वापस करने के लिए भी फैसला हुआ। पौंडीचेरी की संधि ने मोहम्मद अली खान वलाजा को कर्नाटक के नए नवाब रूप में मान्यता दी। फ्रांस में गरीबी में निधन के बाद डुप्ली की जगह चार्ल्स गोडियो ने ली। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 Years वॉर छिड़ने के बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना एक बार फिर भारत में युद्ध में जुट गए। 7 Year वॉर्स में बहुत सारी यूरोपीय महाशक्तियों ने भाग लिया, जो बड़े पैमाने पर यूरोप, अमेरिका, एशिया में हुआ था। इस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को धन की बहुत कमी थी, जबकि क्षेत्रीय शासकों के शोषण के करने के वजह से अंग्रेजों ने अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया था। दक्षिणी भारत से परे तीसरा कर्नाटक युद्ध बंगाल में फैल गया। यहां ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों से चंदेरनगोर जीत लिया। चंदेरनगोर आज चंदानगर के नाम से जाना जाता है। थॉमस आर्थर फ्रांसीसी जनरल था, जिन्हें कॉम दे लाली के नाम से जाना जाता था। वह आयरिश था। 7 साल के युद्ध के दौरान भारत में लैली ने फ्रांसीसी सेना का निरीक्षण किया, जिसमें उनकी खुद की आयरिश ब्रिगेड की 2 बटालियन शामिल थी। मद्रास को जब्त करने की असफल प्रयास के बाद वह वंदीवॉश की लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से हार गया था और फिर पौंडीचेरी में अंतिम शेष फ्रेंच गैरिसन को सौंपने के लिए मजबूर हो गया। ब्रिटेन में एक कैदी के रूप में समय बिताने के बाद लैली मुकदमा चलाने के लिए फ्रांस वापस चला गया, जहां उसे भारत में उसकी असफलता का दोषी माना गया। इसके लिए उसे मृत्युदंड दिया गया। अधिकारियों की विश्वासघात, धन की कमी और कमजोर नौसैनिक उपस्थिति के कारण लैली फ्रांस के लिए भारत हासिल करने में असफल रहा। वैंडीवॉश के बाद अंग्रेजों ने 1763 में भारतीय फ्रांस की राजधानी पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। अंततः दक्षिण में युद्ध का फैसला किया गया, जहां अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक मद्रास का बचाव किया। 7 साल की युद्ध के सम्मान पर 1763 की पेरिस की ट्रीटी, जिसे अक्सर पीस ऑफ पेरिस और ट्रीटी ऑफ 1763 के रूप में जाना जाता है, ने संघर्ष का अंत किया। संधि के अनुसार चंद्रानगर और पौंडीचेरी को फ्रांस को वापस कर दिया और हालांकि फ्रांसीसियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें प्रबंधन करने की अनुमति नहीं थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के साथ ही
कर्नाटक के युद्धों की पूरी गाथा समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं इन लड़ाइयों का परिणाम। कर्नाटक युद्धों के कारण फ्रांसीसियों का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सपना पूरे तरह चूर चूर हो गया। ब्रिटिश समर्थन के बदले में फ्रांसीसी भारत में अपनी योजनाओं को त्यागने और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गया। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने के लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर राज चालू हुआ और इसके बाद ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। तो अंग्रेज फ्रांसीसियों को मात क्यों दे पाए? वो उनसे इतने तगड़े कैसे बने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हालांकि फ्रांस के राज्य के एक ही हिस्सा थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हर मामलों में फैसला लेने का अधिकार था। उन्हें फ्रांस वालों की तरह जवाब का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए युद्ध में वो ज्यादा जल्दी अपनी रणनीति बदल सकते थे, जिसके कारण उन्हें जीत हासिल हुई। एक और कारण उनकी शाही नौसेना थी। ब्रिटिश नौसेना ने स्पष्ट रूप से फ्रांसीसियों को पिछाड़ दिया। जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और मॉरिशस के बीच महत्वपूर्ण नौसैनिक संपर्क टूट गया, तब फ्रांस की दशा बहुत बिगड़ गई। प्रमुख शहरों पर उनके नियंत्रण के कारण भी अंग्रेजों को एक फायदा हुआ। फ्रांसी की तुलना में जिनके पास केवल पौंडीचेरी था, अंग्रेजों ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के 3 महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों ने अपना अधिकांश समय अपने भूमि के विस्तार में व्यतीत किया। उन्होंने अपने धन की परवाह नहीं की और इसलिए वो कम होते गया। ब्रिटेन ने बहुत सारा धन कमाया और उसके बल पर जमीन खरीदी और जीती भी। ब्रिटिश कमांडरों और अन्य नेताओं की श्रेष्ठता के कारण अंग्रेज बड़े हिस्से में भारत में सफल रहे। फ्रांसीसी पक्ष केवल डुप्ली था जो मजबूत था, पर अंग्रेजों के पास सर आयरकूट, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव और ऐसे ही बहुत सारे मजबूत कमांडर थे। और इससे खत्म होती है कर्नाटक वॉर्स की कथा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा हो। ये मेरी पहली कोशिश है, पर आगे और भी आएगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये चैनल देखते रहिए, क्योंकि और भी अच्छी चीज़ें आएंगी। और अंग्रेजी में अगर आपको देखना है तो हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। Thank you all for watching, and I hope you learned a lot today. Please share your opinion in the comments section and please like the video and subscribe. Thank you.